हेलो, गुड इवनिंग। आवाज मिल रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल हम लोग विधेयक और अधिनियम वहां तक पढ़ चुके थे। विधेयक क्या है और वो अधिनियम कब बन जाता है, ठीक है? कोई बतला सकते हैं विधेयक अधिनियम कब बन जाता है? एनीबॉडी कोई? कल तो मैं इतने अच्छे से बतलाया था, दिल्ली सभा विधेयक के बारे में बतलाया भी था। कोई भी विधेयक, ठीक है, जब लोकसभा एवं राज्यसभा, कोई भी विधेयक जब लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाए और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए, ठीक है, तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है। आज आगे वहां से लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। लिखिए धन विधेयक। धन विधेयक, हेडिंग दे दीजिए धन विधेयक। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कल ही मैं बतलाया था, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, वेरी गुड। कोई भी विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट लिखिए। अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है धन विधेयक आर्टिकल, ठीक है। इसमें लिखिए वे विधेयक, ये धन विधेयक की परिभाषा है। वे विधेयक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10, वे विधेयक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110, वे विधेयक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं, वे विधेयक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आते हैं, वे धन विधेयक कहलाते हैं। अब इसके बारे में पॉइंट लिखिए। नंबर 1, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है क्लास, ठीक है। सिर्फ विधेयक लिखा रहा था, मैं स्टार्ट किया हूं। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत आता है, आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक आता है, और वे सभी विधेयक जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत आते हैं, वे धन विधेयक कहलाते हैं। अब इसमें पॉइंट लिखना स्टार्ट करिए। पॉइंट नंबर 1, धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। इसी में नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे देखिए, थर्ड पॉइंट ही लिख लीजिए। कर लगाना। कर लगाना, कर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना। कर लगाना, कर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, धन से संबंधित है, टैक्स, इसीलिए इस प्रकार के विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। जैसे कर लगाना और कर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, कर के स्लैब में चेंज करना, ये सब धन विधेयक होता है। नेक्स्ट लिखिए, संचित निधि। संचित निधि से धन निकालना। संचित निधि से धन निकालना। संचित निधि से धन निकालना, धन जमा करना। संचित निधि से धन निकालना, संचित निधि में धन जमा करना और धन का विनियोजन करना। धन का विनियोजन करना, ये सब धन विधेयक है। संचित निधि से संबंधित कोई भी मामला हो गया तो ये धन विधेयक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सरकार द्वारा ऋण लेना अथवा देना। सरकार द्वारा ऋण लेना अथवा देना, पैसे का मामला है, ये भी धन विधेयक है।
सरकार द्वारा ऋण लेना अथवा ऋण देना। नेक्स्ट लिखिए, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक निधि में जमा करना, धन जमा करना, में धन जमा करना। ठीक है। अच्छा बताइए, भारत के राष्ट्रपति को वेतन कहां से मिलता है? भारत के राष्ट्रपति को वेतन एवं अन्य भत्ते कहां से दिए जाते हैं, किस मद से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से। हाँ, वेरी गुड, भारत की संचित निधि से। ठीक है, लिख लिए यहां तक। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। हाँ ठीक, इसमें एक और पॉइंट लिखिए, धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करते हैं कि धन विधेयक है अथवा नहीं। तो ये धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। और सभी विधेयक के बारे में जैसे मैं कल बतला रहा था ना कि लोकसभा से भी पास होना है, राज्यसभा से भी पास होना ही है, लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं, लोकसभा से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें राज्यसभा के अधिकार सीमित है। राज्यसभा क्या कर सकती है? अधिक से अधिक 14 दिनों तक विधेयक को रोक सकती है। यह प्रश्न पूछता है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक के लिए ही रोक सकती है। इससे अधिक राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज, राज्यसभा धन विधेयक में कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। इसके अलावा धन विधेयक में कोई भी परिवर्तन राज्यसभा नहीं कर सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। जब धन विधेयक जाएगा उनके पास हस्ताक्षर के लिए, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि उनकी पूर्वानुमति से ही तो प्रस्तुत किया गया है, मतलब ऑलरेडी उनकी सहमति इसमें है। उनकी सहमति से, मैं पहले ही बताया था, धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पूर्वानुमति मतलब उन्होंने पूर्व में ही अनुमति दे दिया है, तो फिर वो पुनर्विचार के लिए कैसे लौटाएंगे? ठीक है, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अच्छा, आर्टिकल कितना में है राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाना? आर्टिकल 74। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस धन विधेयक के मामले में लौटा नहीं सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए, वित्त विधेयक। धन विधेयक से संबंधित जितना पॉइंट था वो मैं आपको लिखा दिया, और इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि धन विधेयक किस आर्टिकल में है, पूर्वानुमति किसके पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, और धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन, इसकी घोषणा कौन करता है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल, किसकी पूर्वानुमति से, और निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट लिखिए, वित्त विधेयक।
वित्त विधेयक, नाम से ही स्पष्ट है, ये भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है। वित्त विधेयक, इसमें लिखिए धन विधेयक प्लस कुछ अतिरिक्त विषय। धन विधेयक, जितना धन विधेयक है वह सभी वित्त विधेयक है। तो वित्त विधेयक के सामने लिखिए धन विधेयक प्लस कुछ अतिरिक्त विषय। वित्त विधेयक में लिखिए धन विधेयक प्लस कुछ अतिरिक्त विषय। इसमें देखिएगा, ये चीज एक बार क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं? जी हाँ, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। लेकिन क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हैं? नहीं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखिए, इसे भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक को भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, वित्त विधेयक को भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन न तो धन विधेयक में बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन न तो वित्त विधेयक में बुलाया जाता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, इसमें दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। वहां पे धन विधेयक में क्या था, लोकसभा को ज्यादा पावर था और राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई पावर नहीं था। वो न तो उसमें संशोधन कर सकती थी और न ही उसको पारित होने से रोक सकती थी। अधिकतम 14 दिनों तक राज्यसभा उसको रोक सकता था। लेकिन वित्त विधेयक में क्या है, उसको समान अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। यानी वित्त विधेयक को राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, ठीक है। अब लिखिए संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक अभी काफी चर्चा में है। संविधान संशोधन विधेयक लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक। इसमें लिखिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद, संविधान के किसी भी अनुच्छेद, संविधान के किसी भी अनुच्छेद, परिशिष्ट अथवा अनुसूची, संविधान के किसी भी अनुच्छेद, परिशिष्ट अथवा अनुसूची में परिवर्तन से संबंधित, में परिवर्तन से संबंधित सभी विषय, में परिवर्तन से संबंधित सभी विषय संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। लिखिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद, संविधान के किसी भी अनुच्छेद कौमा परिशिष्ट, परिशिष्ट तथा अनुसूची, तथा अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन, में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन, संशोधन या परिवर्तन संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। लिख लीजिए। इसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान के किसी भी भाग, किसी भी परिशिष्ट, किसी भी अनुसूची, ठीक है, किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन करना संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है।
और बाकी सभी जो इसके प्रावधान है सामान्य विधेयक की भांति होते हैं। बाकी सभी प्रावधान जो एक सामान्य विधेयक है उसी के भारी होते हैं, उसी के अनुसार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक सामान्य विधेयक उपर्युक्त तीनों, अभी जो मैंने बताया ना, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन तीनों के अलावा सभी विधेयक संविधान सामान्य, इन तीनों के अलावा सभी जो विधेयक है वो सामान्य विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन तीनों के अलावा जितने भी विधेयक हैं वे सामान्य विधेयक कहलाते हैं, सामान्य विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन तीनों के अलावा जितने भी विधेयक होते हैं वे सामान्य विधेयक कहलाते हैं। इसमें पॉइंट लिखिए पहला, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आप इन्हें लोकसभा, आप क्या मतलब जो भी प्रस्तुत करेंगे सांसद, लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला लिखिए किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा लिखिए दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। जितना लोकसभा को अधिकार प्राप्त है उतना ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, जितना लोकसभा को अधिकार प्राप्त है उतना ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में बुलाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन 108, 108, इसको आप लोग बोल्ड कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 लिख लीजिए। अभी देखिएगा धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, किसी में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन सामान्य विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और सामान्य विधेयक कहीं भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को सीमित अधिकार है, अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन सामान्य विधेयक के मामले में समान अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे लिखिए, आगे लिखिए जो संसद की कार्रवाई चलती है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे तारांकित प्रश्न क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है और तारांकित प्रश्न क्या होता है। ये सब प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में शॉर्ट नोट्स टाइप का छोटा छोटा आप लोग लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला लिखिए प्रश्नकाल, 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 प्रश्नकाल। इसमें लिखिए प्रतिदिन जो डेली कार्रवाई होती है ना सदन की, तो लिखिए प्रतिदिन बैठक का, प्रतिदिन
बैठक, प्रतिदिन जो मीटिंग होता है, जो सभा चलती है, प्रतिदिन बैठक का प्रथम 1 घंटा, प्रतिदिन बैठक का प्रथम 1 घंटा अर्थात 11 से 12, प्रथम 1 घंटा अर्थात 11 से 12 के बीच का काल प्रश्नकाल होता है। प्रतिदिन बैठक के प्रथम 1 घंटा अर्थात 11 से 12 के बीच का काल प्रश्नकाल होता है। प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल होता है। इसी में नीचे लिखिए पॉइंट। इस काल में, इस समय में, इस काल में या इस समय में संसद के पूर्व निर्धारित एजेंडे पहले से फिक्स होते हैं। संसद के पूर्व निर्धारित एजेंडे पर प्रश्न किया जाता है। इस काल में संसद के पूर्व निर्धारित एजेंडे, जो एजेंडा पहले से निर्धारित है, उस पर प्रश्न किया जाता है, उस पर प्रश्न किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कल मैं बतलाया था, ठीक, काम रोको प्रस्ताव याद है? उसको पढ़िएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रश्नकाल के बारे में और लिखिए। संसद के पूर्व निर्धारित एजेंडे पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला लिखिए तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए न्यूनतम 10 दिन, न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन। तारांकित प्रश्न में लिखिए न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले सूचना देकर, न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछा जाता है। न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले सूचना देकर प्रश्न पूछा जाता है। तारांकित मतलब तारा अंकित, वो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टार मार्क्ड क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इनका नाम तारांकित प्रश्न है, उसमें स्टार का मार्क होता है। इसी में नेक्स्ट लिखिए इसका उत्तर मौखिक में दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक में दिया जाता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए पहले नोटिस दिया जाता है 10 दिन और 21 दिन, न्यूनतम 10 अधिकतम 21। ठीक है। और वो उत्तर जिनको देना रहता है वे तैयार रखते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा और ये उसका उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर मौखिक में देते हैं, रिटेन में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा लिखिए उत्तर मौखिक दिया जाता है, उत्तर मौखिक दिया जाता है, उत्तर मौखिक दिया जाता है। उसी के नीचे लिखिए अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। इसमें लिखिए, इसमें लिखित में जवाब दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न के मामले में लिखित में जवाब दिया जाता है, रिटेन आंसर, लिखित में जवाब दिया जाता है, लिखित में जवाब दिया जाता है। ठीक है। और वही 10 दिन की पूर्व सूचना, 10 दिन की पूर्व सूचना, 10 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाता है। ठीक है। इसका जवाब आप देर से भी दे सकते हैं, क्योंकि रिटेन में टोटल डाटा एकत्र करके देना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें। सर, हाँ, ये प्रश्नकाल जो होता है वो दोनों सदनों में होता है, लोकसभा राज्यसभा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन विधानसभा में भी होता है, विधान परिषद में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा जी, ये जो प्रश्न पूछने का है ना, जो तारांकित प्रश्न है, उसको एक दिन में मतलब पूछने के लिए तो कितना लोग भी पूछ सकते हैं, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम लिमिट उसका 230 है, यानी 230 से ज्यादा प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाते हैं। एक दिन में 230 से ज्यादा प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाते हैं, हालांकि उतने पूछे नहीं जाते हैं। अब तो उसका टाइमिंग होता होगा ना, जैसे 1 घंटे पूछना है या 2 घंटे पूछना है। 1 घंटा सुबह 11 से 12, सुबह 11 से 12 ही प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्नकाल का टाइमिंग। हाँ, ये जो तारांकित अतारांकित प्रश्न जो हुए ना, या अल्प सूचना प्रश्न, ये सब प्रश्नकाल में ही पूछे जा सकते हैं।
तो प्रश्नकाल का जो टाइमिंग 12 वेग का टाइमिंग होता है वो शून्यकाल का। हाँ, जो 12 के बाद होता है वो शून्यकाल होता है। उसमें आप ये तारांकित अतारांकित प्रश्न का उसे कोई लेना देना नहीं। प्रश्न ये सब प्रश्नकाल के समय ही आप पूछ सकते हैं। और एक दिन में मैक्सिमम लिमिट इसका है 230 पूछने, मतलब वो स्वीकार 230 ही किए जाते हैं। ठीक है। और अभी तो अब इधर देख रहे होंगे कि मतलब प्रश्न पूछना स्टार्ट हुआ है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा। पहले तो बहुत लोग मतलब जानते भी नहीं थे। इधर जो सांसद थे वो अपने क्षेत्र से संबंधित कोई प्रश्न न पूछते थे न उसका जवाब दे पाते थे। लेकिन इधर पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं कि प्रश्नकाल का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न उठाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या, अपने क्षेत्र का जो उनका दिक्कत है उससे संबंधित प्रश्न लोकसभा या विधानसभा में उठाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रश्नकाल। सर कौन किससे पूछता है, मतलब जैसे देखिए वो पूछता क्या है ना कि जैसे सरकार से पूछा जाता है प्रश्न। अभी जैसे हमारे क्षेत्र के जो सांसद हुए, रांची के हुए या कहीं के पलामू के हुए, तो अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न वहां उठाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं, हमारा क्षेत्र में ये समस्या है, ये दिक्कत है, इस नदी पे ये पुल नहीं है, ये नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं। या जैसे अभी ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे ज्यादा चला हुआ है। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए। तो हमारे क्षेत्र के जो सांसद है वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के संबंध में सरकार की कोई नीति आने वाली है, क्या आपका कोई ऐसा विचार है कि ओल्ड पेंशन को लागू कर दिया जाए। तो ये उसका जवाब यदि प्रश्नकाल में पूछते हैं अतारांकित में, ठीक है, तब तो वो लिखित में देंगे कि नहीं ऐसा कोई है प्रावधान है या ऐसा कोई सरकार का इरादा है कि नहीं, कोई विचार है कि नहीं। और यदि तारांकित प्रश्न हुआ तो एट ए टाइम मौखिक में जवाब दे देंगे कि नहीं ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। ठीक है। तो इसी जैसे अब रेलवे के बारे में कोई, ठीक है, रेलवे के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या इस क्षेत्र में वंदे भारत चलाने की कोई योजना है, तो सरकार जवाब देगी कि नहीं अभी चलाने की योजना नहीं है। तो उस संबंध जैसे आप प्रश्न पूछिए और आपसे संबंधित जो मंत्रालय होगा, जो विभाग होगा, वो जवाब देता है सरकार के तरफ से। मतलब सरकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। पहला लिखे अतारांकित जिसमें 10 दिन और 21 दिन, दूसरा लिखे तारांकित उसमें भी 10 दिन, और ये लिखिए अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसका क्या है कि 10 दिन से कम समय देकर भी पूछा जाता है। अभी तक दोनों जितना था अतारांकित और तारांकित, दोनों में न्यूनतम 10 दिन का समय आपको सरकार को देना था। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न में 10 दिन से कम समय देकर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अल्प सूचना में लिखिए 10 दिन से कम समय देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 10 दिन से कम समय देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए शून्यकाल। शून्यकाल, शून्यकाल पहला और प्रश्नकाल हो गया। नेक्स्ट लिखिए शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, या फिर इसको 0 आवर बोलते हैं, शून्यकाल। इसमें लिखिए भैया 12 बजे के बाद का समय, 12 बजे के बाद का समय शून्यकाल होता है। ठीक है। अच्छा, शून्यकाल का जो वर्ड है ना, ये मीडिया द्वारा दिया हुआ है, संविधान में कहीं शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये मीडिया ने उसको शून्यकाल नाम दे दिया है 1963 में, 1963 में मीडिया द्वारा इस समय को शून्यकाल का नाम दिया गया है। ठीक है। और इसमें किसी भी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है। शून्यकाल में किसी भी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है। शून्यकाल में किसी भी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है। शून्यकाल में किसी भी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है शून्यकाल में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पूरा आपका संसद। अभी देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक संविधान संशोधन, जो ट्रेडिशनल संविधान संशोधन, मतलब जो पहले हुए हैं, जिनका बहुत ज्यादा उल्लेख है, जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं,
वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। और करेंट में इधर जो 7-8 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जीएसटी आया है या बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण हुआ है, ये सब भी मैं आपको लिखा दूंगा। मतलब संविधान संशोधन में जो मेन इंपॉर्टेंट है, ताकि परीक्षा में आपका प्रश्न नहीं छूटे, वो मैं आपको बतला दे रहा हूं। लिखिए, भारत का संविधान संशोधन, भारत का संविधान संशोधन, इसमें लिखिए। कोई बतला सकता है संविधान संशोधन किस भाग में है? ये मेरा पढ़ाया हुआ है, आप लोग शायद सभी लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं। 20 में सर, भाग 20। हाँ, भाग 20 में। आर्टिकल, अनुच्छेद 368। वेरी गुड, 368 लिखिए। भाग 20 अनुच्छेद 368। ये अनुच्छेद 368 कई बार, अनेकों बार पूछा है कि भारत का संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अच्छा, एक और बताइए, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से संविधान संशोधन भारतीय संविधान में लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, वेरी गुड। अपना नाम भी बतला दीजिए आप। संगीता। संगीता जी। हाँ, वेरी गुड। चलिए, गुरदासपुर के पुराने स्टूडेंट हैं हम। ओहो, चलिए, वेरी गुड। इसमें लिखिए अब संविधान संशोधन में भाग 20 अनुच्छेद 368 और उसके नीचे लिखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बोल्ड कर लीजिएगा आप लोग या हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वह न तो बहुत अधिक लचीली है और न तो बहुत अधिक कठोर है। जैसे भारत के संविधान के बारे में बोला जाता है ना कि भारत का संविधान न तो बहुत अधिक कठोर है न तो बहुत अधिक नम्र है, वह क्या है, दोनों का मिश्रण है, यानी लचीलता और कठोरता का मिश्रण है। यह भी पूछा है प्रश्न कि भारत का संविधान ऑप्शन ए कठोर है, ऑप्शन बी लचीला है, ऑप्शन सी न तो अधिक कठोर है न तो अधिक लचीला है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का। तो भारत का संविधान न तो अधिक कठोर है न तो अधिक लचीला है, ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण है। उसी तरह भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, न तो बहुत अधिक लचीली है न तो बहुत अधिक कठोर है, ठीक है। संविधान के जो बहुत सारे भाग हैं, वे साधारण बहुमत से ही ये उनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब लिखिए संविधान संशोधन के बारे में, उसके संविधान संशोधन की कौन कौन प्रक्रिया है, ठीक है। या तो ऐसे 3 करके लिख लीजिए या फिर ABCD या 1 2 3 करके लिख लीजिए। पहला में लिखिए साधारण विधि के द्वारा, साधारण विधि के द्वारा संशोधन। 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला लिखिए साधारण विधि के द्वारा संशोधन, साधारण विधि के द्वारा संशोधन, साधारण विधि के द्वारा संशोधन, साधारण विधि के द्वारा संशोधन। इसमें लिखिए पहला, दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों के साधारण बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों के साधारण बहुमत के आधार पर, दोनों सदनों के साधारण बहुमत के आधार पर। अच्छा, भारत के संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें लिखता है दोनों सदन, ठीक है, दोनों सदनों के साधारण बहुमत के आधार पर, ठीक है। साधारण बहुमत मतलब 50% से ज्यादा, जितने सदस्य उपस्थित हैं, अगर 100 उपस्थित हैं तो 51 का उसमें बहुमत होना चाहिए। साधारण बहुमत का अर्थ है साधारण बहुमत का अर्थ है 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन ऐसे भी संशोधन है जो इसमें इसके तहत किए जा सकते हैं? पहला लिखिए नए राज्य का निर्माण। यह प्रश्न पूछा था एग्जाम में कि नए राज्य के निर्माण के लिए किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है।
तो साधारण संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला लिखिए नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण। दूसरा लिखिए किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सीमा नाम, किसी राज्य की सीमा नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन। तो साधारण बहुमत से इसको पारित कराना होगा बस। किसी राज्य के सीमा नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन। पहला हो गया नया राज्य का गठन, दूसरा जो पहले से राज्य है उसका नाम परिवर्तित करना हो, उसके सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो। ठीक है, तो साधारण संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए नागरिकता, नागरिकता ये भी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता, नागरिकता। और एक और इंपॉर्टेंट है राज्य में विधान परिषद का गठन, राज्य में विधान परिषद का गठन। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो साधारण विधेयक से हो जाएगा। 4 पॉइंट इसमें लिखा दिए। नए राज्य का गठन, किसी राज्य के सीमा क्षेत्र नाम इत्यादि में परिवर्तन, तीसरा लिखिए नागरिकता, और चौथा लिखिए राज्य में विधान परिषद का गठन। नेक्स्ट लिखिए विशेष बहुमत द्वारा, ये हुआ साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण विधि के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट लिखिए विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए संविधान का 80% भाग, संविधान का 80% भाग में संशोधन विशेष बहुमत द्वारा होता है। संविधान के 80% भाग का संशोधन, जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका 80% में संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है। संविधान का 80% भाग में संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है, अब विशेष बहुमत क्या हुआ? उपस्थित, सदन में उपस्थित। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी। सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अर्थात 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। और 80% भाग, लगभग 80% भाग विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। नेक्स्ट लिखिए नीति निर्देशक तत्व। यदि नीति निर्देशक तत्व में कुछ संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत द्वारा होगा। नेक्स्ट लिखिए नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट लिखिए इसमें वे सभी मामले जो संघीय विषय नहीं होते हैं, मतलब वे सभी मामले जो संघीय विषय नहीं होते हैं, वे सभी मामले जो संघीय विषय नहीं होते हैं, वे सभी मामले जो संघीय विषय नहीं होते हैं, वे सभी मामले जो संघीय विषय नहीं होते हैं। नेक्स्ट लिखिए अब तीसरा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। इसी में पॉइंट लिखिए पहला
समस्त संघीय विषय, समस्त संघीय विषय यानी ऐसा मामला जो हमारे संघ को, ऐसा मामला जो हमारे संघ को प्रभावित कर सकता है, हमारे यूनिटी को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, लिखिए इसमें समस्त संघीय मामले, मतलब जिससे केंद्र और राज्य दोनों प्रभावित हो जाए। ठीक है, लिखिए पहला समस्त संघीय विषय, उसी में नीचे एक पॉइंट लिखिए, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च न्यायालय। उसी में नीचे लिखिए सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, मतलब जो हमारे संघीय ढांचा को प्रभावित कर सकता है, वह सभी विषय जो हमारे संघीय ढांचा को प्रभावित कर सकता है, उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। लिख लिए। और संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है ना, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी प्रकार होगी। अब इंपॉर्टेंट लिखिए, जो अभी तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं 100 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं। लिखिए भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन, भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। लिखिए पहला 1951, 1951 पहला लिखिए 1951 प्रमुख संविधान संशोधन। लिखिए पहला 1951 1951 में क्या हुआ था, लिखिए डैश देकर राइट साइड में लिखिए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैं बतलाया था ना, जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहले क्लास में बतलाया हुआ है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो पहला संविधान संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई है। तो लिखिए पहला संविधान संशोधन 1951 और उसमें लिख लीजिए डैश देके उसका डिटेल्स में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ब्रैकेट में लिख लीजिए इसी में भूमि संबंधी मामला, 9वीं अनुसूची में सबसे ज्यादा किसका उल्लेख है, भूमि संबंधी मामला। ब्रैकेट में देकर लिख लीजिए भूमि संबंधी मामला, भूमि संबंधी मामला। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी संविधान संशोधन हुए, जैसे 1 हुआ, 42 हुआ, 76 हुआ, 74 हुआ, 61 हुआ, जो भी है, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखा रहा हूँ सिर्फ वही हुआ, उसमें बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछता है या जिसकी पूछने की संभावना है, सिर्फ मैं वो लिखा रहा हूं। ठीक है, पहला में इतना ही लिख लीजिए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ब्रैकेट में लिखिएगा भूमि संबंधी मामला। नेक्स्ट लिखिए 7वां, जो इंपॉर्टेंट है, 7वां 1956, 7वां 1956 7वां संविधान, जैसे पहला बोल रहा हूं मतलब पहला संविधान संशोधन, 7वां मतलब 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 1956। इसमें लिखिए राज्यों का व्यापक स्तर पर पुनर्गठन हुआ था, राज्यों का व्यापक स्तर पर पुनर्गठन हुआ था, राज्यों का व्यापक स्तर पर पुनर्गठन हुआ था, राज्यों का व्यापक स्तर पर पुनर्गठन हुआ था। और इसी में नीचे लिखिए किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का प्रभार दिया जा सकता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का प्रभार दिया जा सकता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का प्रभार दिया जा सकता है, अर्थात उनको अपने राज्य के राज्यपाल के अलावे
दूसरे राज्य के राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार दिया जा सकता है। मतलब दो राज्य के बीच एक राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन वेतन एक जगह से ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 24वां संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें लिखिए संसद मौलिक अधिकार सहित, संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है। संसद मौलिक अधिकार सहित, मतलब मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। पहले ऐसा धारणा था, मानना था कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन में स्पष्ट कर दिया गया, संसद को अधिकार दे दिया गया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद को संविधान संशोधन का व्यापक अधिकार दे दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट लिखिए 26वां संविधान संशोधन, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी 1971 में हुआ था। 26वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें लिखिए राजाओं के अधिकार सीमित कर दिए गए। जब अंग्रेज छोड़कर गए थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बहुत सारे यहाँ पे जो राजा थे वे कोई भारत में शामिल, कोई पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहे थे। वो तो मैं पहले वाले क्लास में बता दिया हूँ कि कौन कौन 3 नहीं शामिल हुए, किनको किस तरह से शामिल किया गया। तो राजा का अधिकार जो था ना, वो कुछ उस समय तक था, लेकिन 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजा के जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए, उनको लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट लिखिए 36वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम भारत का अंग बना, सिक्किम भारत का अंग बना। सर इसको रिपीट एक बार सर। 36वां संविधान संशोधन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 1975। इसमें लिख लीजिए सिक्किम भारत का राज्य बना। सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा देकर भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, सिक्किम भारत का राज्य बना। नेक्स्ट लिखिए 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न खूब पूछता है। इसमें लिखिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, इसको लघु संविधान या छोटा संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। डैश देके इसमें लिख लीजिए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान या छोटा संविधान कहा जाता है। इसमें ना 59 संविधान के 59 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था, 59। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, संविधान के 59 अनुच्छेद 59 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था। संविधान के 59 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था और ये 1976 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लिखिए, अभी जो मैं लिखा रहा हूं उसको हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये प्रश्न अनगिनत बार पूछ चुका है, ये प्रश्न अनगिनत बार और अनगिनत तरीके से पूछ चुका है। ठीक है, लिखिए इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला लिखिए समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता।
तीसरा अखंडता। ये पूछता है इनमें से कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, ये 3 दे देगा और दे देगा, या फिर कोई 4 देगा और इनमें कौन शब्द नहीं जोड़ा गया था, कोई 4 देगा उसमें एक पंथ निरपेक्ष को डाल देगा, इनमें से कौन सा जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो लिखिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क लगा लीजिए, इसमें हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में इसमें सुधार किया गया था, इसमें नए जोड़े गए थे। ठीक है, 3 नए जोड़े गए थे। डीपीएसपी में जब पढ़ा रहा था तो बताया था कौन कौन जोड़ा गया था। ऐसे सिर्फ आर्टिकल लिख लीजिए 39A, 43A और 48A। 39A, 43A और 48A उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इसमें लिखिए 51 क। ठीक है, ये भाग 4 क में था, भाग 4 क में इसमें भी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य का उपबंध किया गया था। जब मौलिक कर्तव्य में बतलाया था उसमें पूरा डिटेल लिखा दिया गया था, किस कमेटी के अनुशंसा पर आया था, कब आया था, किस संविधान संशोधन में आया था। ठीक है, यदि जो कोई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं देख रहे होंगे तो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इसमें यूट्यूब पे उसमें पूरा डिटेल लिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। अभी जस्ट मैं इसी क्लास में थोड़ी देर पहले बतलाया था। लिखिए अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। ठीक है, क्या संशोधन किया गया? राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य किया गया। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य किया गया। भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य किया गया। और जस्ट अभी 76 में इसका उल्टा हो गया, एक मौका मिलेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, अभी इतना ही लिख लीजिए। अनुच्छेद 74 में संशोधन, भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने के लिए बाध्य किया गया। नेक्स्ट लिखिए आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, इसमें भी सुधार किया गया। आपातकालीन उपबंध में भी संशोधन किया गया। संपूर्ण, इसमें क्या हुआ था? संपूर्ण देश के साथ साथ, संपूर्ण भारत या संपूर्ण देश के साथ साथ किसी राज्य में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। संपूर्ण भारत के साथ साथ किसी राज्य में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। संपूर्ण भारत के साथ साथ किसी राज्य में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, उसी तरह समवर्ती सूची होता है। तब इसी में लिखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें नए विषय जोड़े गए। समवर्ती सूची में नए विषय जोड़े गए, अर्थात कुछ विषयों को राज्य सूची और केंद्र सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। केंद्र सूची क्या है? केंद्र सूची में वे सभी विषय आते हैं जिन पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सूची में वे सभी विषय आते हैं जिन पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। और राज्य सूची में वे सभी विषय आते हैं जिनमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सूची में वे सभी विषय आते हैं जिनमें केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। और राज्य सूची में वे सभी विषय आते हैं जिनमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन समवर्ती सूची के मामले में केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर या समवर्ती सूची के मामले पर केंद्र भी कानून बना सकता है तथा राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन यदि दोनों कानून में विरोधाभास हो गया, सपोज करिए कोई ऐसा, जैसे वन समवर्ती सूची में है
तो वन पे यदि राज्य सरकार भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार भी कानून बनाया, यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो केंद्र का कानून लागू होगा। समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि केंद्र एवं राज्य दोनों ने कानून बनाया और किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो केंद्र का कानून मान्य होगा। यानी समवर्ती सूची के मामले में केंद्र राज्य की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो इसमें लिखिए समवर्ती सूची में नए विषय जोड़े गए। कौन कौन? लिखिए वन्य जीव, वन, दूसरा में वन्य जीव, तीसरा लिखिए शिक्षा, तीसरा लिखिए शिक्षा, और चौथा लिखिए मापतौल, चौथा लिखिए मापतौल। ठीक है, वन्य जीव, शिक्षा और मापतौल, इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, अर्थात इन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है, और यदि केंद्र और राज्य के कानून में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो राज्य का कानून समाप्त हो जाएगा, लेकिन वहां पे प्रभावी रहेगा कानून, लेकिन प्रभावी वहां पे केंद्र का कानून होगा। केंद्र का द्वारा बनाया गया कानून ज्यादा ताकतवर है, वो इस पर प्रभावी होगा, इन चारों विषयों पर। नेक्स्ट लिखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया गया, उनको लिमिटेड किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किया गया। नेक्स्ट लिखिए लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह था, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने अपनी मर्जी से संविधान के लगभग सभी भागों में परिवर्तन किया, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार संविधान के सभी भागों में परिवर्तन किया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसीलिए इसको 59 अनुच्छेद में टोटल इसमें संशोधन किए गए, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन उसके जस्ट बाद सरकार परिवर्तन हुआ, दूसरी सरकार सत्ता में आई, तो इस संशोधन के बहुत सारे पार्ट्स को हटा दिया गया। यानी जो अभी हमारा 76 में जो संशोधन हुआ 42वां, और जस्ट उसके बाद 44वां में बहुत सारे प्रावधान को पुनः संशोधित कर दिया गया, और जैसे पहले मूल संविधान में था उसी प्रकार का, उसी को मतलब फिर से एक तरह से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट लिखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी समान रूप से उपयोगी है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट लिखिए 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। अच्छा आप बताइए, मौलिक अधिकार में बतलाया था किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? किस संविधान? 44वां। चलिए ठीक है, तो पहला तो फैक्ट इसमें वही लिखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आप संपत्ति रख सकते हैं लेकिन आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो पहला लिखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 साल का कर दिया गया, लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 साल का कर दिया गया।
42वां में जो 6 साल कर दिया गया था, 44वां में पुनः 5 साल का कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 साल का कर दिया गया। उसमें 74वां जो अनुच्छेद है उसमें परिवर्तन किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का जो सिफारिश है उसको मानने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, इसमें भी हुआ। लिखिए 74वां अनुच्छेद, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति दी गई, अर्थात राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए ही लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार में 6 महीना के लिए लगाया जा सकता है। दोबारा उसको जो है सो बढ़ाना होगा, एक्सटेंड करना होगा, यानी 6 महीना करके 3 साल के लिए, मैक्सिमम पीरियड 3 साल। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए ही लगाया जा सकता है। यह भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान डाला गया। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। लिखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया, उसके जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को डाला गया। आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। नेक्स्ट लिखिए, आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा ही मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही लगाया जा सकता है। जो हमारा जो राष्ट्रीय आपातकाल हुआ वो राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। इसके पहले एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, जब मैं राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा रहा था तो आपको बतलाया था, फोन द्वारा ही लगा दिया गया। मंत्रिपरिषद की बाद में उस पर सहमति हुई, कोई लिखित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास नहीं गया था। तो इसीलिए संविधान संशोधन करके तत्कालीन सरकार ने इसमें प्रावधान किया कि राष्ट्रपति की घोषणा करेंगे तो राष्ट्रपति, आपातकाल की घोषणा करेंगे तो राष्ट्रपति ही, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। मंत्रिपरिषद ने यदि लिखित में परामर्श दिया राष्ट्रपति को कि ऐसी स्थिति है, आपातकाल अनिवार्य है, तब राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखिए, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, यहां तक 44वां संविधान संशोधन तक मैं आपको लिखा दिया। कल 7 या 10, लगभग 10 और संविधान संशोधन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो मैं लिखा दूंगा। और परसों मैं सुबह मुझे कहीं निकलना है, एक सप्ताह फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। अगर आपका एग्जाम हो गया तब तो ठीक है, और यदि नहीं हुआ तो उधर से लौटने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हुआ या जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, आप जो बोलिएगा मैं रेगुलर 8 बजे से आपका क्लास लूंगा, और आपका सारा सब्जेक्ट जो भी जिसमें भी दिक्कत होगा आपको बताइएगा, मैं आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सुबह तो क्लास लेते हैं ना अभी गुरदास सर? इसमें जो गुरदास सर का क्लास कर रहे हैं, कोई एक आदमी अनम्यूट हो जाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। सुबह में गुरदास सर भी क्लास ले रहे हैं ना आप लोगों की? यस सर। अभी वो क्या पढ़ा रहे हैं? अभी प्राकृतिक
ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना? यस। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी अगर एग्जाम हो गया तब तो फिर अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत लेट ज्वाइन किया हूँ। लेकिन यदि एग्जाम नहीं हुआ तो मैं आपका पॉलिटी हिस्ट्री दोनों अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे इन कर रहा हूँ। कल मैं क्लास लूंगा और ये मतलब एग्जाम से पहले पॉलिटी की आखिरी क्लास होगी और इसमें मैं बहुत सारे फैक्ट्स, संविधान संशोधन और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मिसलेनियस जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो मैं आपको कल लिखा दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम।